नमस्कार दोस्तों, यह NCERT की की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है। किसकी? अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की। ठीक है ना, शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। हर एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, ऑथेंटिक बुकों से ही। और जो इन शानदार फैक्ट होंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उनको अपन अच्छी तरह से देख लेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्धनता एक चुनौती। और यह वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे वो IAS की हो, क्योंकि NCERT से क्वेश्चन सभी में आते हैं। बस वो क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के परीक्षा के अनुसार चेंज कर देते हैं और स्तर बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, लेकिन आते आते यहाँ से ही है। निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती। अवलोकन। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। जैसा कि निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। दोबारा देख, इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों की निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। परिचय। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक में हो सकते हैं, यानी जिनके पास जमीन नहीं होती, भूमिहीन। और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक, यानी कि जैसे कि कोई फैक्ट्री बन रही है ना, निर्माण हो रहा है, और वहाँ पास में झुग्गी झोंपड़ी बना के यहाँ से काम करने के लिए जाते हैं साल दर साल। और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी। वे चित्रों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है, जिसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 बिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। अच्छा, बताइए भारत में कितने % लोग गरीब हैं? 27, 25, 23, 20, 27। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। शहरी निर्धनता। 33 वर्षीय रामचरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। रामचरण नाम है। क्या नाम है? रामचरण। झारखंड में रांची के निकट दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
अब तो यार 500 रुपये से कम, यहाँ पर 400 रुपये से कम तो कहीं भी नहीं मिलता है। एक महीने में 1500 रुपये कमा लेता है। पुराना है डाटा, पुराना है शायद ये 11-12 का होगा या फिर 12-13 का होगा। 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आटे की चक्की में तो इतना ही मिलता होगा, लेकिन भाई जब दिन की बेलदारी करने पर भी 400 रुपये हैं तो फिर कोई सारे दिन क्यों आटे में काम करेगा। यह 6 सदस्यों परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल है। 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल है। एक पत्नी है और 4 बच्चे हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसे भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के कपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोंपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालीन नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक चाय का काम खरीद के 300 रुपये और कमा लेते हैं। यानी तीनों कमा रहे हैं, लड़का भी कमा रहा है, माताजी भी कमा रही है, पिताजी भी कमा रहे हैं। और उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, उनमें प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। रामशरण की कहानी ये है। अम्मा आप देर से आई हो। भैया बिना खाना खाए काम पर चले गए। मकान का किराया अदा करने के पश्चात गांव में बूढ़े माता पिता के लिए कोई पैसा नहीं बचता, ये सोच रहा है रामशरण। प्रेस फ्लेयर मिल। ग्रामीण निर्धनता। लक्का सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। कौन? लक्का सिंह। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है। ये कौन सी बात पढ़ी थी? ये कहानी किसकी पढ़ी थी अपन ने? रामशरण की पढ़ी थी, शहरी निर्धनता। अब गांव की बात आ रही है। लक्का सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है भाई। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल और थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। पूरे दिन मेहनत के भाई साहब। यहाँ पे अगर आराम से आराम काम की बात की जाए ना, जैसे कि निंदाई वगैरह है, इनका तो 300 रुपये हैं। और कटाई की बात है, कटाई में तो 450 तक पहुँच जाती है रेट मजदूरों की। इसी समय होती है जब फसल की कटाई होती है। उस समय क्या है कि मजदूर वगैरह कम मिलते हैं, सब जगह फसल आ जाती है। इस वजह से 15 दिन या फिर 20 दिन किसी को टाइम नहीं मिलती गाँवों में, चाहे वो वाकई दिन कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि उस समय फसल की कटाई नहीं होती। दाल सी थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है ना।
8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लक्का सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियाँ बीनने में ही गुजार देती है। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा कबाब में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, लक्का वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र में से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूँगा? आजकल गाँवों में जितनी देखी जाती है उतनी गरीबी नहीं है भैया। क्या है कि यहाँ दूसरे की ज़मीन को बट पे ले लिया जाता है, ठीक है ना। मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो आधे बट पे, यानी सारे दिन काम, सारे साल वो मेहनत करते हैं। मेहनत भी क्या है, बो दी फसल, फिर नींदो या मत नींदो, वो दवा छिड़क दी, फिर डायरेक्ट काटने का काम पड़ता है। तो मजदूर लगा के, जो वट पे कर रहा है वो भी मजदूर लगा के खेत को कटवा देता है। फिर जो भी फसल होती है उसमें से आधा भाग हो जाता है, आधा वो जिसकी ज़मीन है उसके और आधा उसके। लेकिन इसमें जो आधा, इसमें उसका क्या है कि वो है, वो खाद है, बीज है। भाई बात समझ में, जोत भी वही देगा पट पे करने वाला। तो अगर जैसे कि खेत 3-4 बीघा का है तो फिर भी खूब उसको बचत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि तिल वगैरह कर दिए जिनका भाव 12,000 वगैरह है, यहाँ पर जैसी इसी ऐसी फसल कर दी जिनसे बचत है। और दूसरी बात, चाहे बचत हो या मत हो, अगर उसने 3-4 भैंस बांध रखी है तो उनके लिए गेहूँ, चारा वगैरह की पूरी व्यवस्था हो जाती है। और फिर वो दूध बेचता है तो ये लो हो गई इनकम। दूध का 60-65 रुपये किलो भाव चल रहा है गाँवों में, और घी 1000 है। और 1000 घी अगर एक भैंस 7-8 किलो पर डे का दे रही है ना, कैसे भी खा पी लें, फिर भी 10 दिन में 1 किलो घी आराम से हो जाता है। और अगर 4-5 भैंस है तो अगर 2 दूध दे रही है तो 2-3 दिन में 1000 रुपये हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो कोई गरीब नहीं है आजकल, गरीब वही है जो मेहनत नहीं करता है। आई बात समझ में? और जिसके पास ज़मीन भी नहीं है और वो काम में करता भी नहीं है बट वगैरह पे, क्योंकि कभी फसल हुई कभी फसल नहीं हुई। लेकिन भाई सिंचाई तो हर हमेशा होती है ना, सिंचाई की व्यवस्था तो है। और अगर जिन जिन गाँवों में सिंचाई भी नहीं है, फसल भी नहीं होती, तो वो बाहर चल जाते हैं धंधे करने के लिए। और फिर जब फसल की कटाई होती है तब आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ महीने भर खूब काम होता है। जो 450 पर डे के हिसाब से खूब मजदूरी मिलती है दिन की। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें: भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता। लेकिन इतना ही है, अपना जीवन यापन ही कर पाते हैं। यह है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। भाई बस अपना गुजारा हो जाता है, ठीक। लेकिन ये नहीं है कि हाँ भाई कपड़े लत्ते नहीं है पहनने के लिए। भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य और कुपोषण, बाल श्रम, असहायता। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी है। ये बात तो सही है, नियमित रोजगार नहीं होता गाँवों में। कभी किसी के काम करने गए, कभी किसी के काम करने गए, ऐसे है। कमाई के टाइम ज़्यादा काम मिलता है, लेकिन अगर जो धंधा करने वाला है तो वो हार चल जाता है 2-3 महीने के लिए, ठीक है। और अब तो सरकार ने 25 लाख तक
का इलाज फ्री कर रखा है। अगर कार्ड वगैरह बन रखा है तो गेहूँ वगैरह देते हैं, पेंशन वगैरह देते हैं। आई समझ में। केंद्र सरकार से 6,000 अलग मिलते हैं साल के। ठीक है। और अगर ज़मीन नहीं है तो वह BPL में आएगा तो उसको गैस फ्री, चीनी फ्री। तो बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। भाई बात समझ में। ऐसा नहीं है कि चल भाई खाने को तरस रहे हैं। अगर वो महीने में 30 दिन है, 30 दिन में से अगर वो 15 दिन भी काम कर लेगा ना तो काफ़ी बचत हो जाती है। अगर दूध वगैरह भी बेच दे एक भैंस का, अगर कुछ भी ना करे, अगर भैंस भी पाल ले ना 3-4 और कहीं किसी काम की ज़रूरत नहीं है तो इनसे भी उसको काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि एक ही भैंस 70-80 हज़ार की जाती है और उनका दूध जाता है। आई बात समझ में। फिर वो चाहे बछड़ा हो बछड़ी हो, फिर वो भैंस बन जाती है 1-2 साल के अंदर। लेकिन भैंसों में मेहनत है। अब मेहनत तो सभी चीज़ में है, चाहे वो कोई भी काम हो। ठीक। लेकिन अब इतनी गरीबी नहीं है जितनी कि हाँ भाई कि कपड़ा ही नहीं है, ठीक है ना, या फिर 100 रुपये के हिसाब से सारे दिन काम कर रहा है, वो वाला सिस्टम नहीं है, चाहे वो कोई सा भी काम हो। क्योंकि जो कुछ भी काम नहीं करता है तो वो शहरों में मोटरसाइकिल वगैरह चलाने चल जाता है कि भाई महीना का 15,000, या फिर कोई जो कंपनी है जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह तो इसमें लग जाता है हैं, या फिर कोई और काम कर लेता है। ठीक। संगमरमर का, या फिर जो जैसे जिस अनुसार सिस्टम बैठे, या फिर कोई किसी ने दुकान खोली बाज़ार में ई मित्र वगैरह की, या फिर गांव में अगर रोड के पास है तो उसने परचूनी की दुकान खोल ली छोटी वाली, या फिर पेप्सी की दुकान खोल ली। अब खेती बाड़ी तो है ही है, अब ये भी दुकान है तो इससे काफ़ी मदद मिल जाती है। आई बात समझ में। बशर्ते मेहनत करने की, मेहनत तो करना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि कोई आके पैसे देगा कि चल भाई ये तूने आज काम नहीं किया तो ये तो पैसे ले, नहीं। और गाँवों में क्या है कि मिस्त्री के 600 रुपये हैं, आई बात समझ में, और बेलदारी के 400 रुपये हैं। अगर कोई ठीक ठाक से काम करता है तो पब्लिक उसको ही काम करने के लिए बुलाती है। ठीक है। और वो उसको उतना ज़्यादा भी नहीं करना पड़ता, मीडियम करना पड़ता है। अब मिस्त्री के तो 600 है ही है, तो फिर खा रही मजदूरी 700 से 800 रुपये तो सरकारी टीचरों को मिलते हैं पर डे के हिसाब से, थर्ड ग्रेड के शायद। लेकिन जॉब की होड़ नहीं कर सकते। आगे चलते हैं ना, इसको देखते हैं। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी है। ये जो डाटा है ना ये पुराना है और ज़्यादा गहराई से अध्ययन नहीं किया गया है। आई बात समझ में। ये 2012-13 का डाटा होगा। हाँ, उस समय गरीबी थी क्योंकि उद्योग धंधे नहीं थे, फैक्ट्रियाँ नहीं थी, और फसल में इतनी पैदावार नहीं होती थी, सिंचाई के इतने साधन थे नहीं थे। ठीक है। रोज़गार के भी साधन उपलब्ध हुए हैं और ये सभी कारण हैं। तो इन्होंने गहराई से अध्ययन नहीं किया कि भाई 100 रुपये के हिसाब से वो सारे दिन काम करेगा। नहीं, आजकल 100 रुपये के मामले कोई काम नहीं करता भैया। आई बात समझ में। और जैसे कि गाँवों में काफ़ी काम है, जैसे किसी ने मार्शल ले ली, किसी ने जुगाड़ ले लिया, किसी ने टेम्पो ले लिया। ठीक है। किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने भैंस ले ली तो भैंस से गुजारा होता है। अगर किसी ने अगर 2 भैंस है, दोनों भैंस दूध देती है तो वो महीना का 15,000 नहीं छोड़ते हैं वो। है बात समझ में। अब खेती बाड़ी तो होती है, चारा उनको मिल ही जाता है फ्री में, क्या है, मेहनत ही तो है। आई बात समझ में। भैंसों से तो प्लॉट खरीद लिए बाहर जाके सिटियों में किसानों उन्होंने। आई बात समझ में। ये बात है। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय
का न होना, यह एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं कर पाता। और विद्यालयों का सिस्टम आजकल ये हो रहा है गाँवों में कि जो गरीब है, ठीक है ना, जो गरीब है या फिर मध्यम है, तो वो उसका लड़का ही सरकारी में पढ़ेगा, लेकिन ज़्यादातर लड़कों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। लेकिन जो बालिकाएँ, चाहे वो गरीब की हो, मध्यम की हो या फिर पैसे वाली हो, ठीक है ना, अब पैसे वाली और उसके घर वाले अगर पढ़ा रहे हैं, अगर पैसा खर्च करने, तो वो तो भैया के साथ में बाहर ही भेज देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर जो जैसे कि गांव में या फिर करने वाला नहीं है, माता पिता के साथ रह रही है, या फिर जैसे कि खेती बाड़ी का भी काम हो जाए, भैंस भैंस वगैरह का भी ध्यान रखा जा सके, ठीक है ना, छोटे भाई का भी ध्यान रखा जा सकता है, उसको गांव में जाते हैं, गांव में खिलाते हैं, ज़्यादातर गांव में ही खिलाते हैं लड़कियों को। तो गांव में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या होती है सरकारी स्कूलों में। आई बात समझ में? क्योंकि जो भी कस्बा या फिर सिटी जैसे कि कोई भी हो, वहाँ पे प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस काफ़ी महंगी होती है। साइंस मैथ वगैरह वालों की तो 40-40, 50-50 हज़ार होती है। अभी गाँव वाला बालिकों के लिए या फिर लड़कियों के लिए इतना तो वो खर्च करेगा नहीं, ठीक है ना। वो तो डायरेक्ट उसकी शादी नौकर वाले से ही करते हैं, न कि पढ़ाई पे खर्च करके। और जो पढ़ने में बढ़िया है, अव्वल है, उस पर खर्चे करते हैं, उसको बाहर पढ़ाते हैं और काफ़ी जॉब भी लगती है। यही है। बेदर्शाते एक निर्धनता का भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अतः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। सरकारी अस्पताल जरूर दयनीय स्थिति में है। असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोगों को ऐसी स्थिति में रहते हैं जिससे उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अपने करोड़ों लोगों की दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीयता से मुक्त होगा। सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से निर्धनता, जो कि निर्धनता का अनेक पहलू है, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक प्रवर्जन और सुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण बहुत सामान्य होता जा रहा है। देखें बॉक्स। यहाँ से कथन कारण वाले यहाँ पर समझ पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन मतलब और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। देखें बॉक्स। सामाजिक अपवर्जन, इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निष्कृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों, अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनको उपभोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे करते हैं।
इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इसे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। ये समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़। वो ये पूछेगा, बताइए सामाजिक अपवर्जन से संबंधित कथन कौन से सत्य हैं, या फिर कौन सा सत्य है। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निष्कृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशेष उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय भी बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है। कुछ विशेष समुदाय जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। ये बात तो सही है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। पूछेगा वो, बताइए असुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं या फिर असुरक्षा से संबंधित है। सामाजिक अपवर्जन क्या है? सामाजिक अपवर्जन, अब ये हिंदी वर्ड थोड़ा बहुत टफ लग रहा है, इसको इंग्लिश में देखेंगे तो समझाएं कि अच्छी तरह आ जाएगा, समझने में कोई समस्या नहीं होगी। और असुरक्षा, असुरक्षा का मतलब जानते हो क्या है, या फिर असुरक्षा क्या है? असुरक्षा आएगा समझ में, आएगा यहाँ से क्वेश्चन, और बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा। सामाजिक अपवर्जन, जाति व्यवस्था की कार्यशैली, जाति व्यवस्था की कार्यशैली जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय भी बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। असुरक्षा, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समुदायों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया
जाता है। ये बात सही है भाई। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण असुरक्षा है। निर्धनता रेखा। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है? किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समय को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है। विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में अंतःकाल एवं स्थान अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित खाद्य वस्तुएं जैसे कि अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यकता कैलोरी की पूर्ति करती है। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 क्वेश्चन आ चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। 2400 और 2100, ग्रामीणों में 2400, नगरीयों में 2100। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह, शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है। बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपये प्रति माह को गरीबी रेखा का निर्धारण मापा गया है? 816। शहरियों में 1000। अब चेंज हो चुका है भाई। अब महीने भर में 816 रुपये महीने में। कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन्होंने ये जो 816 रुपये माने ना, 816 रुपये, ये परिवार भी अलग अलग क्वालिटी का होता है। जैसे कि उसमें कितने बच्चे हैं, माता पिता दादा दादी साथ में है, या फिर कितने भाई हैं, या फिर संयुक्त परिवार है, या फिर एकल परिवार है। मेरे हिसाब से इसमें माता पिता 2 बच्चे, तो भाई दादा दादी को भी तो माना जाएगा। अगर जैसे कि दादा दादी है और बच्चे ज़्यादा हैं तो ये 816 रुपये कम पड़ते हैं, इससे कुछ नहीं होता।
प्रतिमाह किया गया था। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है। सही है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, 4080 रुपये प्रति माह से कम है। हाँ, 4080 रुपये में तो हो जाता है भाई गुजारा। इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकता पूरी करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होती है। 4080 और 5000, ग्रामीण क्षेत्र में 4080, शहरों में 5000। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर हर 5 वर्ष प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ये क्वेश्चन आ चुका है। NSSO क्वेश्चन कैसे आया था? ऐसे आया था ना। निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? किस संगठन द्वारा या फिर आयोग द्वारा? अलग अलग ऑप्शन थे। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा कराया जाता है। तथापि विकासशील देशों की तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये $1.9 2011 PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के संपूर्ण न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। मतलब डॉलर है 1.9, यानी कि अगर जो पर डे के हिसाब से इतना अगर खर्च नहीं कर पा रहा है ना और इतना उसके पास नहीं है ना, तो वो गरीब है। 1.9 PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन संपूर्ण न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। दोबारा देख लें। NSSO फुल फॉर्म बताइए? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कितने वर्ष में की जाती है निर्धनता रेखा की जांच? 5 वर्ष। शहरों में 5000, ग्रामीणों में 4080 प्रति माह। 5 सदस्यों वाला परिवार। $2400, $2100, 816, 1000। डॉलर कितनी है? 1.9 पर डे के हिसाब से। आगे चलते हैं। विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं? आप अनुसार आपके क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता स्तर क्या होगा? निर्धनता के अनुमान। निर्धनता के अनुमान। तालिका 3.1 कहाँ है? तालिका 3.1 यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई 101%। भाई सामाजिक अपवर्जन क्या है? एक तो ये, दूसरा है असुरक्षा से आप क्या समझते हैं?
आगे चलते हैं, आगे 3.1 तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। तालिका 3.1 से भारत में निर्धनता अनुपात वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात और भी गिर कर 22% पर आ गया। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए अपने देश में निर्धनता कितने परसेंट है? 2011-12 के अनुसार 22%। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा के नीचे लोगों की संख्या 20% के नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों का लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों 1973 और 93 2 दशकों 73 से 83, 83 से 93 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 207 मिलियन वर्ष 2011-12 में, जिसमें औसतन गिरावट 2.2% वर्ष 2004-05 में 2011-12 के बीच में हुई है। सारणी देखते हैं, सारणी से समझा पाएगा, समझने में समस्या नहीं आएगी। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये तेंदुलकर समिति संबंधित है भारत में निर्धनता से। निर्धनता अनुपात प्रतिशत निर्धनों की संख्या करोड़। तिरानवे 94 में 50%, यानी ग्रामीण में 50% गरीबी थी। शहरों में 32%, योग 45 और 329 लाख करोड़। शहर में 75, संयुक्त योग 404। इसका मतलब क्या है? निर्धनों की संख्या ग्रामीणों में ज़्यादा है। दो 2004-05 42, 26, 37, 326। शहरों में बढ़ गई यार। जहाँ यहाँ 75 थी वहाँ ये 81 हो गई, तो अनुपात तो कम बता रहा है, 26 बता रहा है। ये पहले 32 था तो 26 है, तो कम होनी चाहिए ना। योग 37 है, 326 और 81, 407। उल्टी बढ़ी है 4-5 में। 2009-10 34, फिर 21, फिर 30, 278, 76, 355। तो ये कम कैसे हुई है? ये ग्रामीण संख्या कम हुई ना, इस वजह से 278 आ गई भाई 9-10 में। 2011-12 26, शहरी में 14, योग 22 आएगा ये क्वेश्चन। ग्रामीण 217 बोल रहा हूँ मैं, 2017 217। ग्रामीणों में निर्धनता कम होती जा रही है। अब ये 2011-12 के अनुसार ना है, तो 21-22 के अनुसार ये होगी 170, है ना, 170-75 होगी मेरे हिसाब से। यहाँ पर डेट्स है 53, 270।
इंडियन फिगर्स 2018। दोबारा देख, निर्धनता अनुपात प्रतिशत में, निर्धनों की संख्या करोड़ में। इसको अलग कर ले, है ना। 1993-94 में ग्रामीण 50% ग्रामीण गरीब थे। कब? 1993-94 में। 32 शहरी, योग 45, 329, 75, 404, 42, 26, 37, 326, 81, बड़ी है उल्टी, 407 2004-05 में। फिर 9-10 में 34, 10 साल का भी गैप नहीं है, 4-5 के बाद 9-10 में 34, 21, 30, 5 साल में होती है ना भाई निर्धनता, जनगणना। 278, 76, 355, फिर 26, 14, 22, 26, 14, 22, 217, 53, 270, ये इम्पोर्टेंट है। 26, 14, 26, 14 आ रही है शहरों में। 22, 217, 53, 270। आइए चर्चा करें। अब पढ़ते हैं इसको। तालिका 3.1 से यह स्फटिक भारत में निर्धनता अनुपात वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई। 45 से 37। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यदि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों 1973 और 93 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2004-05, जिसमें औसतन गिरावट 2.2% वर्ष 2004-05 में 2011-12 के बीच में हुई है। 45, 37.2, 22, 407, 270, 2.2। आइए चर्चा करें। तालिका 3.1 का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1993-94 और 4-5 के मध्य निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 407 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही? निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 407 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही? कौन सी बात कर रहा है? 407। हाँ, शहरी क्षेत्रों की बड़ी थी ना, इस वजह से। तो इसमें अनुपात तो कम दिखा रहा है, 26% दिखा रहा है। क्या भारत में निर्धनता में कमी की गति ग्रामीण और शहरी भारत में समान है? अब है असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह है। नवंबर 2021। असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूह कितना है? पाठ। शानदार पाठ है। चल रेस्ट ले लेते हैं, फिर पढ़ेंगे इसको। असुरक्षित समूह। अब है असुरक्षित समूह है।
निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है ना, असुरक्षित समूह। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। इसी प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार हैं। निम्नलिखित आरेख 3.1 इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। अनुसूचित जनजाति के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST 100 में से 43 लोग। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जाति भी निर्धन है। देख 100 में से 43 लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में 34% और 29% अनुसूचित जातियाँ भी निर्धन है। दोबारा से देख, यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। सभी समूहों के लिए 22 है। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, औसत है निर्धनता रेखा के नीचे का सभी का समूह है 22, है ना। सारणी देख लो पहला, सारणी ऊपर ये रही, नहीं ये तो पढ़ चुके हैं अपन, ये रही है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, भारतीय निर्धनता अनुपात औसत 22, है ना। अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण 34, अनियत गैर कृषि श्रमिक शहरी 34। ये दोनों सेम रख दिया इसने, ग्रामीण और शहरी। 22, 29 और ये है 43। यार अनुसूचित जाति में कम है यार, वैसे हैं ST में ज़्यादा गरीब है। सही बात है, 43, 29। इसमें वो कुछ भी कैसे भी किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, जैसे कि बताइए अनुसूचित जाति का निर्धनता प्रतिशत कितना है, जनजाति का, या फिर भारतीय निर्धनता का अनुपात औसत कितना है, ग्रामीण का, ये सब याद होना चाहिए। 43 है ना, ये क्या है 43? 43 है अनुसूचित जनजाति का गरीबी का औसत। ये अनुसूचित जाति का है 29, ये सभी लोगों का है गरीबी औसत 22, और ये 34 ग्रामीण और शहरी लगभग या बराबर हैं, और ये 22 हैं और 29, 22, 29, 43, 22, 29, 43 और 34। अब पढ़ते हैं इसको। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। इसी प्रकार आर्थिक समूह सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार है। निम्नलिखित तारीख 3.1 इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूह के लिए 22 है। अनुसूचित जनजाति क्योंकि 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं, और लगभग 34 है ना, ग्रामीण है 34, 43 और 22। 29% अनुसूचित जातियों भी निर्धन है। अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधाओं की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया कि 1990 के दशक के दौरान
अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित किया जाता है। शिवरमन की कहानी। शिवरमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन आर्युथाथियार यानी मोची जाति का है और अब वह 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। खेतिहर का मतलब है उसके पास खेत नहीं है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। अन्य समय वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी भी काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है उसे 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्षीय विधवा माँ बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है। उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है और उसके बस से बाहर है। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। उसकी बहन और उसकी सबसे बड़ी लड़की। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है। शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। यह है वह शिवरमन। मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सका। इतनी अनियत आय में मैं अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूंगा। अपने आसपास के कुछ निर्धन परिवारों का अवलोकन करें और यह पता लगाने का प्रयास करें कि वे किस सामाजिक और आर्थिक समूह से संबंध है। परिवार में कमाने वाले सदस्य कौन हैं? परिवार में वृद्धों की स्थिति क्या है? क्या सभी बच्चे लड़के और लड़कियां विद्यालय जाते हैं? अंतर्जातीय असमानताएं। कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं छूटा है ना। ये याद है ना, 34-34 ग्रामीण शहरी है, 22 औसत है, अनुसूचित जाति 29, अनुसूचित जनजाति 43, 100 में से। अंतर्राज्यीय असमानताएं। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है।
एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालीन कमी हुई है। राज्य स्तरीय निर्धनता को कम करने में सफलता की दर विभिन्न विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। किस किस में? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में। जैसा कि आरेख 3.2 दर्शाता है, बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। कौन कौन से? एक तो है भाई साहब ये एक तो है ये बिहार और उड़ीसा। बिहार है 33.7 और उड़ीसा है 32.6, है ना। बिहार 33.7, यानी सबसे ज़्यादा बिहार में है 33.7, उड़ीसा में 32.6। साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। अब वो कैसे पूछेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है? वो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से राज्य, यहाँ पर किन राज्यों में नगरीय निर्धनता अधिक है। अब ऑप्शन वो और कोई भी दे देगा, अलग अलग दे देगा, चार ऑप्शन, 1 2 3 4। तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने एक मिनट, इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, किन राज्यों में उच्च कृषि वृद्धि दर है? पंजाब और हरियाणा में। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। वो पूछ लेगा, बताइए निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। एक देगा पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। थर्ड में पंजाब हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं, या सफल नहीं रहे हैं। बस काफ़ी है ऐसा क्वेश्चन। भूमि सुधार कहाँ किए गए हैं? पश्चिम बंगाल में। मानव संसाधन पर ध्यान दिया गया है केरल में। और पंजाब हरियाणा उच्च कृषि वृद्धि दर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं यार, है ना। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 22% है।
कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। फिर जैसा कि आरेख 3.2 दर्शाता है, बिहार और उड़ीसा क्रमश 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। उड़ीसा, एमपी, यूपी और बिहार। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता उल्लेखनीय गिरावट आई है। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन निर्वाह करना रहने वाले लोगों का अनुपात 2010 के वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन निर्वाह करना। ये पूछ सकता है, बताइए निर्धनता का विश्व बैंक के अनुसार निर्धनता का अनुपात क्या है। यहाँ पर किसको निर्धनता, यहाँ पर विश्व बैंक के अनुसार निर्धनता का नापने का तरीका है। यहाँ पर कितने से कम डॉलर से को निर्धन माना जाएगा। 2.2 और अपने अनुसार शायद 1.9 है ना। दो 2010 के 16.27% से गिर कर 2019 में 9.5% हो गया। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन है ना, और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 2014 में 2.1% घटकर 2015 में 1.2% और वर्ष 2020 में 0.1% रह गई है। भाई साहब, चीन में कोई गरीब नहीं है। आई बात समझ में। अब गरीब नहीं है तो गरीब नहीं का कारण यही हो सकता है चीन की सरकारी नीतियाँ, उसके उद्योग धंधे, उसकी चैन नीचे से लेके ऊपर तक या फिर ऊपर से लेके नीचे तक जो भी योजना है उसका सभी सही तरह से और सभी लोगों तक अच्छी तरह से क्रियान्वयन किया जाना। ठीक है ना। तो वो सब कारण ही गरीबी को कम करने में सहायक होते हैं। दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही और 2017 में 12.8% से गिरकर 2021 में 10.9% हो गई है। अच्छा, 12.8 से 10.9। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है, जो 2017 में 233 मिलियन से घटकर 2021 में 207 मिलियन रह गई है। विभिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है।
ये सारणी है भाई। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 भारत सरकार। बिहार। भारत के 54 राज्यों में निर्धन अनुपात 2011 जनगणना अनुसार। ये आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। बिहार 33.7। किस प्रकार से आएगा क्वेश्चन? निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। चाहे वो आगे से दे देगा, पीछे से दे देगा, या फिर बीच में से दे देगा। 33.7, 32.6 वो ओडिशा। ओडिशा के बाद असम है, ये निर्धनता है ना 100 में से असम। फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गरीब काफ़ी हैं, 31.7। उत्तर प्रदेश 29.4। फिर कर्नाटक 20.9। फिर पश्चिम बंगाल कलकत्ता 19.9। महाराष्ट्र 17.4। फिर गुजरात 16.6। राजस्थान 14.7। अपन भी सही है यार, 14.7 है अपना गरीबी का प्रतिशत। त्रिपुरा 14। तमिलनाडु 11.3। हरियाणा 11.2। दिल्ली 9.9। और आंध्र प्रदेश 9.2। आंध्र प्रदेश। पंजाब 8.3। हरियाणा और पंजाब के बीच में दिल्ली और आंध्र प्रदेश है भाई। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश। यार हिमाचल प्रदेश में काफ़ी कम गरीबी है यार। हिमाचल प्रदेश। जब अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? गरीबी का अनुपात है अपना 21.9। अरुणाचल प्रदेश है क्या इसमें? नहीं, यही है ना हिमाचल प्रदेश। 8.1। केरल 7.1। सबसे कहाँ है भाई केरल। और केरल में वैसे कौन से उद्योग धंधे हैं, लेकिन वो मानव संसाधन पर अधिक प्रयोग किया गया है इस वजह से। बिहार 33.7 है ना, उड़ीसा 32.6। कोई दिक्कत? आगे आ गए क्या अपना? आगे आ गए हैं। ये तो लास्ट पार्ट है। ठीक, ये याद है ना। बिहार 33.7, उड़ीसा 32.6, असम 31.9, मध्य प्रदेश 31.7, उत्तर प्रदेश 29.4, कर्नाटक 20.9, पश्चिम बंगाल 19.9, महाराष्ट्र 17.4, गुजरात 16.6, राजस्थान 14.7, त्रिपुरा 14, तमिलनाडु 11.3, हरियाणा 11.2, दिल्ली 9.9, आंध्र प्रदेश 9.2, पंजाब 8.3 और हिमाचल 8.1, केरल 7.1, 21.9 ऑल इंडिया। क्वेश्चन आएगा यहाँ से पक्का। वैश्विक देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 2010 के 16.27% से गिरकर 2019 में कितना हो गया? 9.5। 2010 में कितना था? 16.27। चीन में कितना रह गया भाई? 2014 में 2.1 से घटकर 2015 में 1.2।
है ना। अब 2020 में 0.1 है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही। 2017 में 12.8% गिरकर 2021 में 10.9% हो गई है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई, जो 2017 में 233 मिलियन से घटकर कितनी हो गई? 207। 17 से 21 के बीच में। भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। ये याद कर लिया अपन ने। आरेख का अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य करें। 3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। बिहार, है ना, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। 3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश, केरल, दिल्ली। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2017 के 36.6% से घटकर 2019 में 35.4% हो गई। ये चल रहा था अपना, देख यहाँ से, है ना। राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? और अपन पढ़ रहे हैं वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2017 के 36.6% से घटकर 2019 में कमी हुई है यार, 35.4। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में निर्धनता का अनुपात लगभग वही रहा। यहाँ पर निर्धनता रेखा 2017 में 4.4% से बढ़कर 2021 में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में उल्टी बढ़ी है। यहाँ 2014 में 4.4 थी, 2021 में 4.6। रूस जैसे ये बढ़ने का भी कारण होता है राजनीतिक घटनाक्रम, सरकार की योजनाएं, ठीक है ना, वो सभी। 4.6% हो गई। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्भरता पुनः व्याप्त हो गई। यहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं, परंतु 2000 में 3% हो गई। तालिका 3.2 अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात $2.15 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। कितने तक? 2030 तक है। क्या लक्ष्य है? सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। आरेख 3.4 का अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य करें। विश्व के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात में गिरावट आई है। विश्व के उस क्षेत्र की पहचान करें जहां निर्धनता की संख्या सर्वाधिक है। निर्धनता हेड काउंट अनुपात, कुछ चुनिंदा देशों के बीच तुलना, प्रतिदिन 2.15 से कम पाने वालों की संख्या 2017 PPP, यानी कि नाइजीरिया 30.9, बांग्लादेश में भी काफ़ी कम है 9.6, भारत में 11.9 2021, पाकिस्तान में और भी कम है 4.9। तो पाकिस्तान इसका मतलब अपन से बढ़िया है, सही है। और क्या भाई, अपने 2021 के आंकड़ों के अनुसार 11.9 है, जबकि उसके 2018 के आंकड़ों के अनुसार 4.9 है, यानी कि पाकिस्तान हमसे अमीर है भाई। जहाँ गरीब नहीं है तो वो अमीर ही है। चीन 0.1, ब्राज़ील 5.8 2021, इंडोनेशिया 2.5 2022, श्रीलंका 1.0 2019। ठीक, 2.15 से कम पाने वालों की संख्या 2017 PPP। नाइजीरिया बांग्लादेश 9.6। जब वो किस प्रकार से पूछ सकता क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में गरीबी की संख्या
को क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा है नाइजीरिया में, है ना। इसके बाद में भारत का नंबर आ रहा है, फिर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद में फिर ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद में फिर पाकिस्तान है, और श्रीलंका भी बढ़िया है अपन से। तो 1.0 2019 के आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका पाकिस्तान बढ़िया है अपन से। प्रतिदिन 1.9 पर जीवन यापन करने वाले लोग 2005 और 19। ठीक। दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन, सब सहारा अफ्रीका, पूर्व एशिया एवं प्रशांत, चीन। एक 1.9 पर जीवन यापन करने वाले लोग 1.9 पर, ये अपने देश के अनुसार है। डॉलर 1.9। दक्षिण एशिया, है ना, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन, सब सहारा अफ्रीका, पूर्व एशिया एवं प्रशांत या चीन। क्या पता भाई ये विश्व बैंक के अनुसार हो। तो विश्व बैंक के अनुसार तो ये है ना, ये 2 पॉइंट कितना है, कितना है ये देखिए, 2.15। 2010 में तो 2.15 था, और इसमें 1.9 है। चेतनसार निर्धनिक संख्या डॉलर 1.90 प्रतिदिन मिलियन। 2015 से 2030 तक का पूर्वानुमान। सब सहारा अफ्रीका पीलेवाड़ा, फिर दक्षिण एशिया नीलेवाड़ा, बाकी दुनिया मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन, यूरोप एवं मध्य एशिया, पूर्व एशिया एवं प्रशांत। पूर्व एशिया एवं प्रशांत। दो 2030 तक अनुमानित लगभग 10 में से 9 अति गरीब लोग सब सहारा अफ्रीका में होंगे। या अफ्रीका का कौन सा है? यानी कि अगर देखें ना, तो यहाँ जो बड़ी है ना, ये यहाँ जाके सबकी छोटी है, आई समझ में। लेकिन ये जो बड़ी है पीली वाली कौन सी है? सब सहारा अफ्रीका। और ये नीली वाली है दक्षिण एशिया। लेकिन ये आगे जाके कवर कर ले रहे हैं। ये हरी वाली कौन सी? लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन। और ये यूरोप एवं मध्य एशिया की भी काफ़ी है, लेकिन आगे जाके कवर कर रहे हैं ये पूर्व एशिया एवं प्रशांत। ठीक भाई, आगे चलते हैं। दक्षिण एशिया, है ना, लैटिन अमेरिका में कैरिबियन, पूर्व एशिया में प्रशांत, और चीन। पहले सबकी ज़्यादा थी, लेकिन अब सबकी कम है। दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन, फिर सब सहारा अफ्रीका। सबसे कम आ रहा है ये कौन सा? एक तो चीन है, पूर्व एशिया एवं प्रशांत। ठीक है भाई। 2005 से 2019 चीन की ये रेखा, और ये लाल वाला है पूर्व एशिया एवं प्रशांत। और दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन एवं सब सहारा अफ्रीका, इन सब की तो ज़्यादा है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो डाटे हैं ये सब इम्पोर्टेंट है।
नाइजीरिया 30.9, बांग्लादेश 9.6, भारत 11.9, पाकिस्तान 4.9, चीन का है 0.1 2020 के अनुसार, पाकिस्तान 2018 4.9, श्रीलंका 1.0। श्रीलंका भी अमीर है भाई अपन से। अब आते हैं क्या निर्धनता के कारण। भारत में निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया। वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। दो बार अलग। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक शिल्पकारी को नष्ट कर दिया, यानी घरेलू उद्योगों को, और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे, और ये अब भी है। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते। वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे, और निर्धनों की समस्याओं को मुख्य रूप से ग्रामीण परिघटना थी। नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। क्या रही है? आय असमानता। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया। चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता के प्रमुख कारण रही है। चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता के प्रमुख कारण रही है ना। इस नीति का उचित क्रियान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। भूमि संसाधनों की कमी, बात तो सही है भाई, है ना, क्योंकि काफ़ी किसान हैं जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, और ज़मीन है तो नाम मात्र की है, 1 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों
के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। निर्धनता निरोधी उपाय। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों, एक तो है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और 2 है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता निरोधी उपाय है। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, एक तो ये है। लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुई 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में अधिकाधिक निर्धनता अनुपात 45% का था और 1900 दशक के आरंभ में भी वही बना रहा, यानी कि 1950 से 1980 के बीच तक 45। ठीक, 1950 से 80 के बीच में। (1980) के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा और 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। ये क्वेश्चन पूछता है, बताइए आर्थिक समृद्धि दर सबसे अधिक रही थी किस दशक में? 1980 के दशक में। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच हो गई। 1970 3.5, 1980 और 1990 के दशक में 6%। भाई समझ में? 1970 के दशक में कितनी रही थी? 3.5 और 1980 और 90 6। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यद्यपि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया। इनमें से कुछ को उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 ये आता है। बताइए फुल फॉर्म बताइए इसकी। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई व मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। कितना? 1/3। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। कितना? 1/3। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। 1/3 रोजगा
बताइए मनरेगा में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 1/3। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया। 4.78 करोड़ परिवार को। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रम से 23, 17, 53% है। कितना है? अनुसूचित जाति का 23, अनुसूचित जनजाति का 17, 23, 17 और 53। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपये से बढ़ाकर 132 रुपये वर्ष 2013-14 में कर दिए गए। पहले कितना था? 2006-07 में 65 और 2014 में कितना कर दिया? दुगुना होगा भाई, 65 का हो गया है कितना? 132। पूछ लेगा वो किसी भी प्रकार। बताइए 2006-07 में मनरेगा में रुपये मिलते थे 65, 132 रुपये है ना, कर दिया। हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई है। इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर 281 प्रतिदिन हरियाणा के श्रमिकों के लिए से 168 प्रतिदिन बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए तय की गई है। यानी कि 281 तो है हरियाणा के श्रमिकों के लिए और बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए है 168। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। क्या करेगी केंद्र सरकार? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष है। कौन करेगी? केंद्र सरकार। और राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य रोजगार गारंटी कोष। सिर्फ नाम का फर्क है, राष्ट्रीय हो गया, इसमें राज्य हो गया। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये बताइए राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2004 में। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? 4 कथन आएगा, उनमें से बताना पड़ेगा अपन को कौन कौन से सही है, और उनको तभी बता पाएंगे जब इसको अपन अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। ठीक है, 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। किसको? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। और राज्य क्या करेंगे? राज्य रोजगार गारंटी कोष। केंद्र क्या करेंगे? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका क्रियान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्य और कायदा निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि क्या आ जाए तो NREGA काम के बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। बुला दिया गया है NREGA यानी कि नरेगा है ना, नरेगा लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज यानी कि
NFWP, NFWP और नरेगा दोनों को मिला दिया गया है। एक बार NREGA नरेगा लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कितने जिलों में लागू किया गया? 150 जिलों में। कब? 2004 में। राज्य रोजगार गारंटी कोष 15 दिन के अंतर्गत रोजगार। केंद्र राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। हरियाणा के श्रमिकों को मिलेगा भाई साहब 281, और बिहार और झारखंड के श्रमिकों को 168। 281, 168। 2006 में कितने रुपए मिलते थे मनरेगा में? 65। फिर 2013-14 में 132। ठीक। 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 23, 17, 53। महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है मनरेगा में? 1/3। नरेगा और NFWP एक ही है, मिला दिया गया है NFW को नरेगा में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया, और इसको कब आरंभ किया गया था? सन का तो पता नहीं इसमें, है ना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना यह एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और ये यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? यहाँ से इस प्रकार से आएंगे, बताइए निम्न में कौन से कथन सत्य है? 4 ऑप्शन आएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 1993 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। शुरू हुआ था 1993 में। क्या है प्रधानमंत्री रोजगार योजना? क्या है? अन्य योजना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा ये बताइए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब से शुरू की गई? 1993, 94, 95, 97। 93। क्या है ये? अन्य योजना है। क्या किया जाएगा इसमें? छोटे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापन करने में उनकी सहायता दी जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? ये अलग योजना है, 1995 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। ये तो है स्वरोजगार के अवसर 1995 में। शहर हो ग्रामीण हो, ये अन्य योजना है 93 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आरंभ के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना है, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अंत्योदय अन्न योजना, इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए हैं। उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित क्रियान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। उचित क्रियान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी है। अच्छी नीति के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित पर्यवेक्षण पर अधिक बल दिया गया है। अंत्योदय अन्न योजना है ना, इसको तो आगे पढ़ेंगे अपन। और इसमें क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई? 1993 में। किससे संबंधित है? अन्न। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में, आई बात समझ में? स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में, ये 93 में, ये 95 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजन। वैसे सेम ही तो है ये, देख, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों, शिक्षित बेरोजगार है इसमें, स्वरोजगार का अवसर सृजित करना है, इसमें बेरोजगार नहीं है, शिक्षित बेरोजगार नहीं है, ये सभी के लिए है। कौन सा? ग्रामीण रोजगार सृजन। तो ग्रामीण समझ के ग्रामीण क्षेत्र तो करना, लेकिन भाई ये छोटे शहरों में भी है, आई समझ में? अगर ऑप्शन में आ जाए छोटे शहर और ग्रामीण तो यही आएगा। शहर को मत भूल जाना ग्रामीण रोजगार सृजन का नाम पढ़ के। 25 लाख। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? 1999 में। इसमें क्या किया जाता है? उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। आई बात समझ में? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ 1999 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। किसके माध्यम से? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। कब आरंभ किया गया? 2000 से। क्या क्या होता है इसमें? स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण से है, शहरी से नहीं है भैया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नरेगा NFWP 2004, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, कितने जिलों में लागू किया गया? 150 जिलों में। राज्य रोजगार गारंटी कोष, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष 281, 168, 65 से 132, 2014, 13-14 में, 23-17, 53। ग्रामीण रोजगार सृजन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर ग्रामीण रोजगार सृजन, इसके बाद में
ये 93, 95, फिर 99 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फिर 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। चल आगे चल। 22 चुनौतियाँ। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है। लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनीय निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्ति के कारण संभव हो सकेगा। भावी चुनौतियाँ। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, या घर है, या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है, या रोजगार की सुरक्षा है, या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियाँ हमारे लक्ष्य होंगे। निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियाँ हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे। हो गया भाई पाठ। सारांश। आपने इस अध्याय में देखा कि निर्धनता का अनेक आयाम है। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता में मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है, परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक नई अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है। इसी प्रकार चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानता का एक विवरण प्रस्तुत करें। उन सामाजिक और आर्थिक समूह की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय है, यानी जिनका कोई उपाय नहीं है। भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। ये जो पार्ट है ना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि वो क्वेश्चन का स्तर बढ़ जाएगा, फैक्ट बदल जाएंगे, लेकिन सब फैक्ट आएंगे इसमें से ही। निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीतिक चर्चा करें।
निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? निर्धनता में भी सबसे निर्धन कौन है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा। दोबारा देख ले भाई, कुछ रह गया हो, छूट गया हो, है ना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में प्रारंभ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में। 95, 99, 2000। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93 में। अंत्योदय अन्न योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। $3.5 और 1990 में 6। लक्ष्य निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर है। आर्थिक समृद्धि। निर्धनता के कारण 1.9 प्रतिदिन मिलियन। सबसे कम है चीन में। अपन से बढ़िया है बांग्लादेश और श्रीलंका। श्रीलंका सबसे टॉप है, यानी कि यहाँ गरीबी कम है। केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश, दिल्ली। और सबसे ज़्यादा बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। सुब्रमण्यम की कहानी। कमी आई है भाई 1990 के दशक के दौरान। अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर बाकी सभी की गरीबी में कमी आई है। 34, 22, 29, 43, 22 है। NSSO प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा कराए जाते हैं। 1.9 PPP मानक का प्रयोग करते हैं। सत्ताईस करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।